अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख है 10 अक्टूबर 2024। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कुछ अपडेट ये है कि दो ऐसी अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई हैं जिनसे 25 अक्टूबर के पहले और बाद का मंजरनामा क्लियर होता है। ये डेवलपमेंट्स फैसलों की सूरत सामने आई हैं। दो तफसीली फैसले हैं, दोनों मशरिक और मगरिब की तरह हैं। एक की अहमियत मौजूदा हुकूमत के लिए, दूसरी की अहमियत पीटीआई के लिए है। लेकिन ये फैसले मौजूदा आईनी तरमीम के तनाजुर में इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि मौजूदा हुकूमत का प्लान ये था, प्लान ए, कि मौलाना को साथ मिलाकर आईनी तरमीम की जाए। प्लान बी, आर्टिकल 63A की तशरी वापस कराकर जो तरामीम है वो कराई जाए। और तीसरा प्लान था मखसूस नशस्तों से मुतालिक। तो ये जो प्लान ए, प्लान ई, बी और प्लान सी हैं, इन तीनों प्लान से मुतालिक ही अपडेट्स इन फैसलों के साथ जुड़ी हैं, तो वो मैं आपके सामने रखती हूँ। सबसे पहले ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 63A चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा का तहरीर करदा फैसला जारी कर दिया है। 23 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला है और मैं इसको फैसले से ज्यादा जस्टिस बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा की स्कोर सेटलिंग कहूंगी, क्योंकि उसके अलावा फैसले का ऑपरेटिव पार्ट बड़ा कम है और फैसले का जो बाकी हिस्सा है वो बाकी जजेस के कंडक्ट के ऊपर ज्यादा बात कर रहा है। फैसला शुरू होता है साल 2022 के मार्च से, जब ये जो आर्टिकल 63A का रिव्यू है, सॉरी आर्टिकल 63A का रेफरेंस है, सॉरी, वो दायर किया गया। और ये रेफरेंस दायर किया गया था 21 मार्च 2022 को। रेफरेंस दायर होने के बाद इमरान खान के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद थी, उस वक्त इमरान खान वजीर आजम थे, वो तहरीक अदम एतमाद टेबल हुई। तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग हुई, इमरान खान की हुकूमत को घर भेजा गया। उसके बाद आर्टिकल 63 की तफसीली वजूहात, जो आर्टिकल 63 का जो फैसला है या राय है वो सुनाई गई मई में। और उसके बाद हमजा शहबाज और जो परवेज इलाही हुकूमत थी उसका तनाज़ा सामने आया। आर्टिकल 63 की जजमेंट को इस्तेमाल करके हमजा शहबाज की हुकूमत को घर पहुंचाया गया और वजीर आला बने परवेज इलाही। ये तमाम तर फैक्ट्स मैं खुद ही से नहीं बता रही, ये इस फैसले के अंदर भी दर्ज हैं, तो वो मैं आपके सामने तफसीलात रखती हूँ। फिर हम उस दूसरे फैसले की तरफ जाते हैं, जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक मर्तबा फिर अपने 8 साथी जजेस के साथ मिलकर एक और वार किया है। उसके भी जो वक्तन फवक्तन वार किए गया उनकी तरफ में आती हूँ, तो तफसीली फैसला देख देते हैं। चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा ये फैसला लिखते हैं। इस फैसले के अंदर वो ये कहते हैं कि 63 के फैसले के खिलाफ जो नजरसानी दरख्वास्तें हैं उनको मंजूर किया जाता है। जो पहले की तशरीह और फैसला है उसको कलअदम करार दिया जाता है। अदालती फैसला आइन की जुबान और इख्तियार के खिलाफ है और अक़लियती जजेस की राय को बरकरार रखा जाता है। उसके बाद ये अब आते हैं वो अली जफर के एतराज़ात पे। आपको याद होगा बैरिस्टर अली जफर ने अदालत में चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा, उनकी बनाया गया बेंच, जजेस कमेटी, जस्टिस मुनीब अख्तर की अदम शमूलियत और उसके अलावा मौजूदा बेंच में जजेस का अपने ही कॉज पर बैठकर फैसला करने जैसे एतराज़ात उठाए थे। लेकिन आज जब फैसला सामने आया तो उसमें बैरिस्टर अली जफर के सिर्फ वही एतराज़ात नोट करके उनके जवाब लिखे गए हैं जो बेंच को सूट करते हैं। जैसे ये कहा गया है कि अली जफर के मुताबिक अक्सरियती फैसले के मुसन्निफ जस्टिस मुनीब अख्तर को बेंच में शामिल करना लाजमी था। और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील नो पर भी बैरिस्टर अली जफर ने एतराज़ उठाया। अब वो ये कहते हैं कि अली जफर ने जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह के खतूत पर भी तवज्जो दिलाई। तो फैसले में ये लिखा गया है कि बैरिस्टर अली जफर का ये कहना था कि 63 नजरसानी दरख्वास्त जल्दबाजी में समात के लिए मुकर्रर की गई। नजरसानी दरख्वास्त पर अब जवाब ये आता है कि जब बेंच बनाया गया तो उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर हिस्सा थे। नजरसानी दरख्वास्त पर जब ये कहते हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने बेंच का हिस्सा बनने से माजरत की। यानी जस्टिस मुनीब अख्तर जब ये इनकार कर रहे हैं कि वो मौजूदा कमेटी के बनाए बेंचेस में शामिल नहीं होंगे, तो उसको माजरत लिखा गया। फिर ये कहा गया है कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने बेंच में शमूलियत की दरख्वास्त को मंजूर नहीं किया और दूसरे जज को उनकी जगह बेंच में शामिल किया गया। यहाँ ये भी कहा गया है कि जस्टिस बंदयाल ने एक लंबे अरसे तक इस बेंच को जो है वो समात के लिए इस मुकदमे को नहीं मुकर्रर किया। 18 जुलाई के जो कमेटी थी उसमें जब चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा कहते हैं कि मैंने 63 नजरसानी दरख्वास्त को मुकर्रर करने के कहा, 18 जुलाई वो जजेस कमेटी का इजलास था जिसमें चीफ जस्टिस ये भी कह रहे थे कि अभी 12 जुलाई को फैसला आया, एक हफ्ता नहीं गुजरा, तो उस फैसले पर नजरसानी भी हुकूमत की मखसूस नशिस्तों के मामले पर फिक्स की जाए। वहां उन्होंने सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच भी तजवीज़ किया था। तो वो कहते हैं कि उस बेंच पर जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह ने इख्तलाफ किया था। उसके बाद वो ये लिखते हैं
कि अदालत ने अरकान असम्बली के इनहराफ से मुतालिक बैनुल-अक़वामी नज़ायर का जायजा लिया था। उसके अलावा वुकला ने इनहराफ और उसकी नताइज पर बैनुल-अक़वामी मौक़िफ़ से आगाह भी किया। फारूक अशनाई को एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने भी राइज कवानीन से मुतालिक बताया। खैर, आगे चलते वो कहते हैं कि आर्टिकल 63A जो आइन में दर्ज है और उसकी तमाम झेली शिकें बिल्कुल वाज़ेह हैं, उनको किसी भी किस्म की तशरीह की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ वाहिद ऑपरेटिव पार्ट है और ये मैं आपको बता रही हूँ कि इस जजमेंट का सिर्फ 2-3 पैराज होंगे। उसके अलावा पूरी जजमेंट जस्टिस बंदयाल, जस्टिस मुनीब और जस्टिस एजाजुल एहसन पर तनकीद से भरी है। फिर वो ये कहते हैं कि आर्टिकल 63A में कहीं नहीं लिखा कि मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा। आर्टिकल 63A में ये भी नहीं लिखा कि पार्टी के खिलाफ वोट देने पर रुकन खुद ब खुद डी सीट हो जाएगा। और ये दोनों चीज़ें अक्सरियती जजेस ने अपने फैसले में लिख दी और अब वो जो फैसला है उसको कलअदम करार दिया जाता है और जो अक़लियती फैसला है उसको बहाल किया जाता है। उसके बाद वो ये कहते हैं कि आईनी दफ़ात को ज़ाती पसंद और इख़लाक़ियात से बदलने से गुरेज़ करना चाहिए और ये जो साथी जजेस हैं उनके यानी जस्टिस बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, उन्होंने अपनी ज़ाती राय को आइन के ऊपर तरजीह देते हुए आर्टिकल 63 का फैसला दिया। उसके अलावा फैसले में वो ये भी कहते हैं कि कानून साज इखलाकी असूलों को कानून में तब्दील कर सकते हैं, लेकिन अदालत ये नहीं कर सकती। वो कहते हैं अदालत में सिर्फ ये देखना होता है कि एक जो कानून बनाया गया वो कानूनी है या गैर कानूनी। फिर उसके बाद वो ये कहते हैं कि जल्दबाजी में नज़रसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने का एतराज़ मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद है। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में नज़रसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं की गई, 23 माह तक नहीं की गई। और उसके बाद वो ये भी लिखते हैं चीफ जस्टिस काजी फैज़ी साहब कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की नज़रसानी दरख्वास्त उनको याद भी नहीं कराई। फिर ये कहते हैं कि अक्सरियती फैसला जो था वो अरकान पार्लियामेंट के लिए परेशानी की अक्स करता है। यानी यहाँ पर चीफ जस्टिस खुद ये लिख रहे हैं, उनको जो अरकान पार्लियामेंट है उनकी परेशानी भी नजर आ रही है। फिर कहते हैं अक्सरियती फैसले के मुताबिक तारीख में एक मरतबा एक पार्लियामेंटेरियन ने बाज़मीर होकर इनहराफ का रास्ता इख्तियार किया। ऐसी तौहीन अरकान पार्लियामेंट और सियासतदानों के लिए अफसोसनाक है। उसके अलावा ये भी कहा गया है कि अक्सरियती फैसले में कानून के बजाय गैर कानूनी इस्लाहात की भरमार है। फिर वो ये कहते हैं कि कौन-कौन से अल्फाज से मसला है उनको जस्टिस मुनीब अख्तर के लिखे फैसले पे। यहाँ पे मैं एक क्लैरिटी करना चाहती हूँ। जस्टिस मुनीब अख्तर जब फैसला लिखते हैं तो वो फैसला काफ़ी मुश्किल होता है। वुकला उस फैसले को बड़ा एंजॉय करते हैं, लेकिन पढ़े लिखे, काफ़ी पढ़े लिखे वुकला जो नॉर्मल लेवल के वुकला हैं उनको जस्टिस मुनीब अख्तर का फैसला शायद अक्सर समझ भी नहीं आता। अब चीफ जस्टिस काजी फैज़ी साहब जस्टिस मुनीब अख्तर के फैसले का लिटरली पोस्टमार्टम करते हुए कहते हैं कि फैसले में सेहतमंद का लफ्ज़ 41 बार, गैर सेहतमंद का लफ्ज़ 5 बार, बदतमीजी का लफ्ज़ 9 बार, बुराई का लफ्ज़ 8 बार, कैंसर का लफ्ज़ 8 बार, खतरा जैसे लफ्ज़ 4 बार इस्तेमाल किए गए। सदारती रेफरेंस आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट में भेजा था और वो ये कहते हैं कि सदारती रेफरेंस के साथ काबीना से मंजूरी या वज़ीर आज़म की एडवाइस का कोई हल्फ लफ नहीं था। एक आईनी दरख्वास्त की समाअत के दौरान साबिक अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान का बयान रिकॉर्ड किया गया और जब उन्होंने ये बताया, यानी खालिद जावेद खान ने उस वक्त तहरीक अदम एतमाद के मामले पर यह बताया कि हम 63A से मुतालिक रेफरेंस ला रहे हैं, तो अभी रेफरेंस लाने से पहले ही उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया था। उसके बाद अब चीफ जस्टिस काजी फैज़ी साहब जस्टिस बंदयाल के माजी के फैसलों का हवाला देकर कहते हैं कि उन्होंने तब एक मुख्तलिफ राय रखी थी, अब उनकी राय मुख्तलिफ है और वो अपनी राय तब्दील करने पर कोई वजूहात भी नहीं बता रहे। फिर वो जस्टिस एजाजुल एहसन के भी माजी के फैसले कोट करते हैं और यहाँ पर भी उनके फैसले कोट करके बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी ही राय से इख्तलाफ किया। और जस्टिस मुनीब अख्तर के बारे में वो लिखते हैं कि उनको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से निकालने की वजूहात मैं अपने 25 सितंबर के लेटर में बता चुका हूँ, रिपीट नहीं करूंगा। मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैज़ी का ये फैसला कम से कम इस किस्म की एक अदालती नज़ीर ज़रूर होना चाहिए था कि मुस्तकबिल में अगर कोई कोर्ट करता तो बताता कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ी ने आर्टिकल 63A से मुतालिक वो लैंडमार्क जजमेंट दिया था, लेकिन उस लैंडमार्क जजमेंट के अंदर कोर्ट करने को बदकिस्मती से कुछ भी नहीं है। सिर्फ जस्टिस बंदयाल के ऊपर तनकीद है। गो के जस्टिस बंदयाल के किरदार के ऊपर हम सब भी वक्तन फवक्तन तनकीद करते हैं, लेकिन एक मौजूदा चीफ जस्टिस के पास अपने फैसले में लिखने को सिर्फ ये हो कि जस्टिस बंदयाल ने ताखीर की, जस्टिस एजाजुल एहसन की माजी में राय कुछ और थी, उन्होंने राय तब्दील कर दी। तो जजेस की राय हजूर तब्दील होती है। जब आपके रेफरेंस में जजेस ने पहले एक और फैसला दिया और बाद में नजरसानी में कुछ जजेस ने राय तब्दील की थी, तो उन्होंने भी राय तब्दीली की वजूहात नहीं लिखी थी, बल्कि यही बताया था कि उन्होंने अपनी राय तब्दील कर दी, उनका फैसला तस्हीह शुदा हो गया। पर खैर, ये छोटे-छोटे से बहुत ही माइक्रोस्कोपिक किस्म की चीज़ों पर एतराज़ किए गए हैं। और अब यहाँ पर एक बात ये भी करना ज़रूरी है कि आर्टिकल 63A के बेंच में चीफ जस्टिस काजी फैज़ी के अलावा भी 4 जजेस थे। उनकी राय भी रिफ्लेक्ट होती, लेकिन पूरे का पूरा फैसला
माजी के जजेस के कंडक्ट के ऊपर है, और जब चीफ जस्टिस काजी फैजीसा बल्ले के निशान से मुतालिक फैसले की नजरसानी ना निपटा कर गए, या उनके दिए गए फैसलों की नजरसानी कल को आई और इसी किस्म का फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट से आया, तो जाहिर है कि ये उनके लिए बड़ा बाइस तकलीफ होगा। लेकिन खुद जो किया जाता है, फैसला दिया जाता है, उसमें नहीं ये बातें महसूस होती। खैर, आगे चलते हैं। बाकी जजेस जिनके बारे में बार बार ये कहा जाता है कि वो खामोश क्यों बैठे हैं, चीफ जस्टिस काजी फजीसा को एक्सटेंशन मिल जाएगी तो बोलेंगे, आईनी तरमीम पास हो जाएंगी तो बोलेंगे, तो उनके लिए वैसे हम वक्तन फवक्तन इस बारे में बात करते हैं। मैं दोबारा ये कहूंगी कि वो जजेस चीफ जस्टिस काजी फजीसा की तरह कोई एडवेंचर या फ्रस्ट्रेशन में किसी बात का इजहार नहीं करते, ना ही उनको किसी भी किस्म की फ्रस्ट्रेशन है, बल्कि उनको उनके बारे में वैसे जुमला बड़ा फिट आता है कि उनके यहाँ रावी चैन ही चैन लिख रहा है, उनको कोई मसला नहीं है, और उनको ये भी मालूम है कि आईनी तरमीम हो नहीं सकती। सिंपल सी बात है, कोई भी अकल समझ रखने वाला बंदा जानता है कि इस वक्त पार्लियामेंट में नंबर पूरे नहीं है। तो आज उन जजेस की जानिब से हुकूमत को और इलेक्शन कमीशन को एक और डोज दी गई है। हमने देखा 12 जुलाई को फैसला आया, उसके बाद 3 अगस्त को 2 जजेस ने इख्तलाफी नोट लिखा, उस इख्तलाफी नोट की बुनियाद पर हुकूमत ने कानून साजी की। इलेक्शन कमीशन 12 जुलाई के फैसले की नजरसानी में आई। फिर हमने देखा इलेक्शन कमीशन ने वजाहत मांगी। इलेक्शन कमीशन को 14 सितंबर को ऐन उस दिन जिस दिन वफाकी हुकूमत ने आईनी तरमीम की कोशिश करनी थी, वजाहत दी गई। उसके बाद 14 सितंबर के बाद 23 सितंबर को हमने देखा तफसीली फैसला आया। तफसीली फैसले के आखिर में लिखा था कि उसकी उर्दू वेरिएंट भी जारी की जाएगी। आज मखसूस नशस्तों के फैसले की जो उर्दू वेरिएंट जारी हुई है, गो कि हम आपके सामने रखते रहे हैं मुख्तलिफ औकात कार में कि वही कमोबेश है, लेकिन उस उर्दू वेरिएंट के शुरू में एक इंतबा शामिल है। उसमें कहा गया है कि अगर किसी को उर्दू में ये फैसला इसलिए जारी किया जा रहा है कि कोई भी किसी भी किस्म का इबहम हो तो वो दूर किया जा सके। अब उस वो जो इंतबा इज़हारे इंतबा किया गया है वो मैं आपके सामने पढ़ देती हूँ कि हरका बाइस तहरीर आन का ये है कि अवामुन नास को मतला किया जाए, यानी ये जारी करने का मकसद ये है कि अवामुन नास को मतला किया जाए कि तर्जुमा हज़ा का मतलूब मकसद फैसले के मंदरजात को समझने में सहूलत पैदा करना है, और इस अमर की वजाहत भी कर दी गई है कि असल अंग्रेजी मतन ही मुस्तनद है और वही आईनी कानूनी और हवाला जाती मकासद के लिए मोतबर है। तहरीर मुकर्रर है कि इस तर्जुमे को कानूनी दस्तावेज या इसके मुताबिक मुताबिक हरगिज ना समझा जाए ना पढ़ा जाए। फैसला वही है कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई के हैं। फैसला वही है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जो नईम अख्तर अफगान हैं उन्होंने अपनी इख्तलाफ दुरुस्त तरीके से नहीं की। फैसला वही है कि चीफ जस्टिस काजी फजीसा, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस याया अफरीदी कैसे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक था मखसूस नशिस्तों का, उससे मुत्तफिक थे। वो कैसे मुत्तफिक थे कि इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसरान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती की इंतखाबात के वक्त, और फैसला यही है कि कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन मखसूस नशिस्तों की अहल बनती है। लेकिन फैसले को उर्दू में जारी करके आज हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को ये बताया गया है कि हजूर अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो ये लीजिए, आपकी अपनी कौमी जुबान में भी ये फैसला है। गो कि ये जो आईनी और कानूनी तौर पर नज़ायर कोर्ट की जाती है उसके तौर पर तो नहीं होगा, लेकिन अगर आपको कोई इबहम है इस फैसले पर तो उसको आज अपनी कौमी जुबान में, मादरी जुबान में पढ़कर भी जो है वो इस्तिफादा हासिल कर लीजिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनका मैंडेट दे दीजिए। यहाँ पर किसी भी शख्स को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हामी या मुखालिफ होने की जरूरत नहीं है उनके मैंडेट की वापसी पे। इसमें सिंपल सी बात है, जो कुछ फैसले में लिख दिया गया है, जो एक लाइन मेरी एक तरह से आप कह सकते हैं कि इस पूरे फैसले में पसंदीदा भी है, पहले भी हम उसके मुतालिक बात करते रहे, आज दोबारा उस लाइन को एक मरतबा उर्दू वेरिएंट में से पढ़ लेती हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह का तहरीर करदा ये फैसला है, और इसमें जजेस के बारे में ये लिखा गया है कि क्योंकि हमने आपस में बैठ के, ये जजेस कहते हैं कि हमने अपने साथी जजेस को कायल करने की कोशिश की, फुल कोर्ट थी, तो उसमें एक लाइन कि बेशक अना को ठेस पहुंचे, मिजाज बिगड़े, फिर भी सबको इस अमल को यानी मुशावरत के अमल को एहतराम और शाइस्तगी के साथ जारी रखना चाहिए। ये वो लाइन है जो शायद जस्टिस मंसूर अली शाह के मुस्तकबिल को भी वाजे करती है। आईनी तरामीम का गो के चीफ जस्टिस काजी फैजीसा ने दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर आर्टिकल 63A के तफसीली फैसले में तो जिक्र नहीं किया, लेकिन मौजूदा निज़ाम में ये एक बात बड़ी अहमियत की हामिल है कि जजेस को शाइस्तगी का, तहम्मुल का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी डिवाइड है उस सब के दौरान अब देखना है कि 25 और 26 के बाद का मंजरनामा क्या होता है। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा वो जो 63A का फैसला है जिसके तहत बज़ाहिर हुकूमत को खरीदो फरोख्त की इजाज़त मिल चुकी है, और ये भी खबरें सरगर्म हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में
कि भरपूर कोशिश हो रही है एमएनएस को खरीदने की, सेनेटर्स को खरीदने की, बोलियां लग रही हैं बाकायदा, और उसकी बुनियाद ये आर्टिकल 63 का फैसला बना है। और उसके साथ जो दूसरा अहम फैसला जो मैंने आपको बताया मखसूस नशिस्तों का है, उसके तहत ये बावर भी कराया गया है कि जिसका मैंडेट है, जो तरीक़ेकार है, वो रहेगा और कानून के मुताबिक जो कानून साज़ियाँ होंगी, उन्हीं को ही कबूल किया जाएगा, और जो नहीं होंगी, उन पर अदालत बिल्कुल इस्तेहकाक रखती है तशरीह का भी, क्योंकि और उनको कलअदम करार देने का भी, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक़्त का जो राइज कानून है, वो अदालतों को भी इक्वली इख्तियार देता है, जिस तरह से हुकूमतों को कानून साज़ी का देता है, अदालतों को तशरीहात का देता है। तो अब देखना ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है। इस वक़्त जो बात हम सबको याद रखनी चाहिए वो ये है कि मौजूदा चीफ जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा के जाने में महज़ 14 दिन बाकी रह गए हैं, और वर्किंग डेज़ अगर हम गिने तो 8 दिन बाकी रह गए। 14 दिन नहीं बल्कि 16 दिन है, और वर्किंग डेज़ जो है वो 8 दिन बाकी रह गए हैं। बाकी छुट्टियों की नज़र होंगे, और सुप्रीम कोर्ट में अलविदाई डिनर्स और अशाइयों और तमाम तर चीज़ों की तकरीबात की तैयारियों का भी आगाज़ हो चुका है, जो इस बात की शनीद है कि चीफ जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा अपनी 65वीं सालगिरह पर यानी 26 अक्टूबर 2024 को अपने ओहदे से सुबकदोश हो जाएंगे, और नए चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। उसके बाद हुकूमत ने जो करना होगा वो कर लेगी। अब तक के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।